आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। तो दोस्तों हमारी कुछ वीडियो लगातार नहीं आ पा रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो आगे के प्रैक्टिस सेट हैं वो लगातार आएँ। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपने इस प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न देखेंगे, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलंपिक खेलों को विनियमित करता है? तो कौन सा संगठन करता है? क्षेत्रीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक आयोग, यूरोपीय ओलंपिक परिषद या फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो जो संगठन है ओलंपिक खेलों को विनियमित या फिर संचालित करता है वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। यानी कि जो आधुनिक ओलंपिक हैं उनको विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी? 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। और दोस्तों आधुनिक जो ओलंपिक हैं, आधुनिक ओलंपिक है, इसके जनक किसको माना जाता है? तो इनके जनक को माना जाता है पियरे डी कुबर्टिन को। कौन माना जाते हैं? पियरे डी कुबर्टिन को आधुनिक आधुनिक ओलंपिक के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, अनिश्चित काल के लिए संसद के सत्र को समाप्त करने को कहा जाता है? सत्रावसान, स्थगन, समापन प्रस्ताव या अनिश्चित काल के लिए स्थगन। तो दोस्तों अनिश्चित काल के लिए यानी किसी समय को निश्चित न करके संसद का जो सत्र है उसको समाप्त कर दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? अनिश्चित काल के लिए स्थगन। और ये जो शक्ति होती है, जैसे कोई स्थगित किया जाता है कोई भी, तो वो शक्ति किसके पास होती है? तो वो उस सदन के पीठासीन जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए राज्यसभा है तो उसके राज्यसभा के सभापति, लोकसभा है तो लोकसभा स्पीकर, उस सदन के कौन होने चाहिए? पीठासीन। जो पीठासीन होते हैं उनके पास ये शक्ति होती है सदन के सत्र को स्थगित करने की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, आजाद हिंद फौज को के नाम से भी जाना जाता था? तो आजाद हिंद फौज को किस नाम से जाना जाता था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो जो आजाद हिंद फौज थी उसको भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आजाद हिंद फौज, सबसे पहले जानेंगे आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1942, यानी कि 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एक व्यक्ति थे, रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष। और इनके साथ किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। इन दोनों ने मिलकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1942 में। उसके बाद 1943 में इस फौज को पुनर्जीवित किया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इस फौज को फिर से पुनर्जीवित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, छोटे गुब्बारे के आकार की संरचनाएं हैं और जिनका श्वसन तंत्र में सबसे कम मार्ग है। तो वो कौन है? डायाफ्राम है, ब्रोंकारिस है, एल्वियोली है या ब्रोंकाइल्स है। तो इसका सही आंसर है, जो छोटे गुब्बारे के आकार की हैं वो है एल्वियोली। किसको कहते हैं? एल्वियोली कहा जाता है जिनका श्वसन तंत्र में सबसे कम मार्ग है, यानी कि सबसे छोटी होती है एल्वियोली। यानी जो श्वसन तंत्र होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है वो एल्वियोली होती है। एल्वियोली क्या करती है? ये गैसों का आदान प्रदान करती है। क्या करती है? गैसों का आदान प्रदान, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन को घोलती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है। एल्वियोली यह श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी स्नूकर के साथ जुड़ा हुआ है? यानी कि कौन सा व्यक्ति स्नूकर खेलता है? पंकज आडवाणी, पीवी सिंधु, मिताली राज या फिर नीरज चोपड़ा। तो इसका सही आंसर है पंकज आडवाणी जो हैं वो स्नूकर स्नूकर या फिर बिलियर्ड से संबंधित हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन, मिताली राज क्रिकेटर और नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं। तो दोस्तों पंकज आडवाणी के बारे में जानेंगे कि जो पंकज आडवाणी हैं इन्होंने
अर्जुन अवार्ड मिल चुका है इनको। कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है। और ये अर्जुन अवार्ड कब मिला था? 2004 में। कब मिला था? 2004 में। इनको दोस्तों मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड? मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी इनको मिल चुका है। वो कब मिला था? 2006 में। इनको पद्म श्री कब मिला था? इनको पद्म श्री मिला था 2009 में। और पद्म भूषण मिला था 2018 में। कब मिला था? 2018 में पंकज आडवाणी को। और ये स्नूकर और बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप? तो इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। तो दोस्तों विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। नंबर 1 है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद है साउथ अमेरिका। कौन सा है? साउथ अमेरिका है। और उसके बाद, सॉरी दोस्तों, उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद है साउथ अमेरिका। कौन सा? साउथ अमेरिका। उसके बाद अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद है यूरोप। यूरोप के बाद है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप, जिसमें से अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, भारत को राष्ट्रमंडल खेल 2018 के समगत पदक तालिका में स्थान प्राप्त हुआ था। तो 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें भारत का स्थान कौन सा था? तो इसका सही आंसर है भारत का स्थान तृतीय था, यानी कि भारत का स्थान तीसरा था। और इसमें कुल 66 मेडल मिले मिले थे भारत को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की? हेनरी डेरेजियो ने, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर या ए ओ ह्यूम? तो दोस्तों यंग बंगाल जो मूवमेंट था इसकी जो स्थापना की थी ये की थी हेनरी डेरेजियो ने। किसने की थी? हेनरी डेरेजियो ने की थी। और ये कब की गई थी? इनके द्वारा जो ये की गई थी 1809 से लेके 1831 तक ये यंग बंगाल मूवमेंट चला था। कब से लेके कब तक? 1809 से लेके 1831 तक ये चला था। और दोस्तों ये हेनरी डेरेजियो भारत में आए थे 1826 ईस्वी में। कब आए थे? 1826 ईस्वी में कलकत्ता में आए थे। और ये हिंदू कॉलेज था उसमें अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया था 1826 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, में स्थानीय स्वशासन नॉर्'वेस्टर्स को बारडोली छिरहा के नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य में जो स्थानीय तूफान होते हैं नॉर्'वेस्टर उनको बारडोली छिरहा के नाम से भी जाना जाता है? उड़ीसा, असम, बिहार या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर है असम। तो दोस्तों जो स्थानीय तूफान होते हैं नॉर्'वेस्टर उनको बारडोली छिरहा के नाम से जाना जाता है असम। और ये नॉर्'वेस्टर्स हैं ये बंगाल और असम में आने वाली एक स्थानीय तूफान होते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, पृथ्वी से खनन किए गए अयस्क मिट्टी की रेत आदि जैसी कई अशुद्धियों से दूषित होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो पृथ्वी से खनन किए जाते हैं, पृथ्वी से जो अयस्क खनन किए जाते हैं तो उनमें मिट्टी और रेत आदि जैसे कुछ अशुद्धियां होती हैं। तो इनको क्या कहते हैं उस समय? फ्रियोन, गैंग, ऑक्साइड या गैस है? तो इसका सही आंसर है उनको कहा जाता है गैंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष या कैबिनेट सचिव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति। तो दोस्तों जो भारत के रक्षा बल होते हैं जैसे कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी होते हैं, इनके जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं
वो होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति ही जो युद्ध होता है उसका आदेश दे सकते हैं, और किसी भी शांति समझौते को राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो भारत के रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1895 में किस देश में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो 1895 में की थी नेटाल कांग्रेस, और कहाँ की थी? कनाडा, भारत, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर है, ये की थी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? ये 9 जनवरी 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, जब दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत हों तो उसे कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, असहमति, म्यूचुअल फंड्स या फिर मुद्रा का आदान प्रदान। तो इसका सही आंसर है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। यानी कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत हो जाते हैं तो इसको आवश्यकता का दोहरा संयोग कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, बिना पैसों का प्रयोग किए हुए वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, बॉल टेम्परिंग क्या है? बॉल टेम्परिंग के मामले के बाद किस क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी? माइकल क्लार्क, जॉर्ज वेली या एडम गिलक्रिस्ट या फिर स्टीव स्मिथ? तो इसका सही आंसर है स्टीव स्मिथ ने बॉल टेम्परिंग मामले के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी थी। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम घटकों के निर्माण में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? धावन सोडा, फिनॉल, ट्राई पोटेशियम फॉस्फेट या फिर ब्लीचिंग पाउडर? तो इसका सही आंसर है धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है बोरेक्स जैसे सोडियम घटकों के निर्माण में। तो दोस्तों धावन सोडा, जो धोवन सोडा होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और इसका प्रयोग किस किस में किया जाता है? इसका प्रयोग सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग बोरेक्स बनाने में, कांच बनाने में, साबुन बनाने में, क्या बनाने में? साबुन और कागज के उद्योग में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जिसको धावन सोडा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस एक विशाल विरासत स्थल है और ये कहाँ स्थित है? गोवा में, द्वीप में या फिर चंडीगढ़ या पांडिचेरी? तो इसका सही आंसर है गोवा में स्थित है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है। और दोस्तों इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस को, और ये कहाँ स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में मान्यता दी गई है? शीत मरुस्थल को, सोसाचलम पर्वत को, या फिर सुंदरबन को, या फिर मानस? तो इसका सही आंसर है सुंदरबन। सुंदरबन जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में मान्यता दी गई है। और ये कब दी गई थी? 1989 में दी गई थी। और सुंदरबन जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, और इसको 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व की मान्यता दी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा सुंदरबन। अगला प्रश्न है 18, दो अलग अलग देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान के तहत अलग हुए थे, तो किस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1909? तो इसका सही आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा
भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था। और दोस्तों ये जो कानून लागू हुआ था, ये जो प्रस्ताव पारित किया गया था, ये किया गया था 18 जुलाई 1947 में। कब? 18 जुलाई 1947 में ये ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं में एक कोशिका जिसकी दीवारें पतली होती हैं जिन्हें कहा जाता है, उनको क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं, रक्त वाहिकाएं, अंग या फिर ऊतक? तो इसका सही आंसर है, उनको क्या कहा जाता है? उनको रक्त वाहिकाएं कहा जाता है। रक्त वाहिकाओं में एक कोशिका जिसकी दीवारें पतली होती हैं उनको रक्त वाहिकाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोनापानी ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन सा ग्लेशियर? सोनापानी ग्लेशियर। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है इसमें उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में स्थित है सोनापानी ग्लेशियर। और ये कहाँ स्थित है? जो सोनापानी ग्लेशियर है ये चंद्रा नदी की घाटी है। किस नदी की घाटी है? चंद्रा नदी की जो घाटी है उसमें स्थित है सोनापानी ग्लेशियर। दोस्तों उत्तराखंड में ग्लेशियर कौन कौन से पाए जाते हैं? एक होता है गंगोत्री और एक होता है यमुनोत्री। कौन से? गंगोत्री और यमुनोत्री जो ग्लेशियर हैं ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, विश्व में किस संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की गई थी? आयरिश संविधान की, अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर भारत का संविधान? तो इसका सही आंसर है जो अमेरिकी संविधान था, इसकी शुरुआत, संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की गई थी। उसके बाद भारत में भी इस संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की गई थी, लेकिन सबसे पहले अमेरिकी संविधान की शुरुआत की गई थी प्रस्तावना से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान क्षेत्र विशेष की प्रजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पैदा होती है? पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वत या फिर पश्चिमी हिमालय? तो इसका सही आंसर है जो पश्चिमी हिमालय है उसमें एक देवदार नामक प्रजाति पाई जाती है। कौन सी प्रजाति पाई जाती है? देवदार। और ये कहाँ पाई जाती है? जो पश्चिमी हिमालय है वहां पर पाई जाती है। तो दोस्तों देवदार जो प्रजाति है ये मुख्यतः हिमालय की एक प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? हिमालयी जो क्षेत्र है उसमें पाई जाने वाली एक प्रजाति है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष में की गई थी? कौन सी समिति? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1950, 1920, 1938 या 1947? तो इसका सही आंसर है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा योजना जो समिति है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1938 में? तो इस समय अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस इस समय अध्यक्ष थे। और जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, इनके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे 1938 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, भारत का संविधान तारीख को अपनाया गया था? तो किस तारीख को भारत का संविधान अपनाया गया था? 27 जनवरी 1960, 30 अक्टूबर 1954, 26 नवंबर 1949 या फिर 15 अगस्त 1947? तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो था वो संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी कब? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था भारतीय संविधान को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, डीएनए का एक खंड है जो एक प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है, उसे उस प्रोटीन का कहा जाता है, उसका क्या कहते हैं? जीन, आनुवांशिकता, एंजाइम या गुणसूत्र? तो इसका सही आंसर है उसको, उस प्रोटीन का जीन कहा जाता है। जीन क्या होता है? ये डीएनए का एक खंड होता है जो प्रोटीन को जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा जीन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है?
नर्मदा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी या गोदावरी नदी? तो इसका सही आंसर है जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है। तो दोस्तों नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर, कहाँ से? पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, और जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं ये डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है? मुहाना। क्या बनाती हैं? ये मुहाना बनाती हैं। और जो कावेरी, गोदावरी और गंगा नदियां हैं ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं और ये जो हैं डेल्टाएं बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है 27, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसका सही आंसर है जो असहयोग आंदोलन से जुड़ा था, खिलाफत आंदोलन। और ये कब से कब तक चला था? 1920 से लेकर 1922 तक चला था। और असहयोग आंदोलन ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। और इसी के साथ खिलाफत आंदोलन भी चला था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? थॉमस रॉ ने, जेम्स मिल ने, या फिर रॉबर्ट क्लाइव ने? रॉबर्ट क्लाइव ने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने? तो इसका सही आंसर है ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। दोस्तों ये युद्ध कब लड़ा गया था? ये युद्ध लड़ा गया था 1757 में। कब? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। दूसरे थे अवध के, जो सॉरी दोस्तों, बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला जो थे ये विपक्ष में थे। ठीक है दोस्तों, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है 29, जंपिंग इवेंट्स निम्नलिखित में से कौन से खेल के अंतर्गत आता है? तो जंपिंग इवेंट्स किस खेल के अंतर्गत आते हैं? शॉर्ट पुट गोला फेंक में, 100 मीटर स्प्रिंट में, डिस्कस थ्रो में, या फिर बांस कूद पोल वॉल्ट में? तो इसका सही आंसर है बांस कूद में जंपिंग इवेंट्स कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा बांस कूद। और दोस्तों इनको ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1896 में जो पॉल वोल्ट बांस कूद थे इनको शामिल किया गया था ओलंपिक में। और जो जंपिंग इवेंट्स होते हैं जैसे हाई जंप होती है, लॉन्ग जंप होती है, ये सभी जंपिंग इवेंट्स में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, विंबलडन ओपन 2018 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था उस समय। अगला प्रश्न है 31, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर, महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर, सूर्य मंदिर, या फिर जगन्नाथ मंदिर? तो इसका सही आंसर है ये जाना जाता है जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को कहा जाता है कोणार्क मंदिर। कौन सा मंदिर? जो कोणार्क मंदिर है इसी को जाना जाता है सूर्य मंदिर और ब्लैक पैगोडा के नाम से। ये किस राज्य में स्थित है? ये ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। और जो जगन्नाथ मंदिर है ये भी ओडिशा राज्य में स्थित है। खजुराहो के जो मंदिर होते हैं वो मध्य प्रदेश में, और महाबलीपुरम का जो समुद्र तटीय मंदिर है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और इस सूर्य मंदिर या फिर कोणार्क मंदिर की स्थापना गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है 32, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? मंगल ग्रह के, पृथ्वी ग्रह, प्लूटो या शनि? तो जो जिस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं वो ग्रह है शनि। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 33, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1939 में, 1927 में, 1905 या 1911? तो इसका सही आंसर है ये 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 1911 ईस्वी में
भारत की राजधानी यानी कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को बनाया गया था 1911 में। उस समय वायसराय कौन थे? उस समय जो वायसराय थे वो थे हार्डिंग। कौन थे उस समय? वायसराय थे हार्डिंग, जिसके द्वारा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? बजट से, राष्ट्रीय आपातकाल से, अखिल भारतीय सेवाएं से, या फिर धन विधेयक से? तो इसका सही आंसर है जो आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और राष्ट्रीय आपातकाल किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। और वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है किस वजह से लगाया जा सकता है? जैसे कि युद्ध या कोई बाहरी आक्रमण। कौन सा? बाहरी आक्रमण, या फिर जो सशस्त्र विद्रोह हो जाए। क्या हो जाए? सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है 35, स्पेन को जिब्राल्टर, जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से कौन से देश से पृथक करता है? लीबिया, ट्यूनीशिया, मिस्र या मोरक्को? तो इसका सही आंसर है स्पेन को जो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है ये मोरक्को से अलग करता है। अलग यानी कि पृथक करता है। और किन सागरों को जोड़ता है? तो ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। किस सागर से? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। और स्पेन को मोरक्को से अलग करती है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, वैक्यूम यानी कि जो निर्वात में यात्रा करते समय प्रकाश की गति क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 8 गुणा 10 की पावर 9 मीटर प्रति सेकंड, 5 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 6 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड? तो इसका सही आंसर है निर्वात में प्रकाश की गति है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है, पंचायती राज आमतौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। इसे में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो किस वर्ष में इसको एक संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रारंभ किया गया था? 1997, 1992, 1983 या फिर 1989? तो इसका सही आंसर है 1992 में इसको एक संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों जो पंचायती राज होते हैं ये क्या होते हैं? भारत में जो स्थानीय स्वशासन होता है ग्रामीणों का, उसकी एक प्रणाली है, उसका एक क्या है? सिस्टम है। इसको 73वें संविधान संशोधन, कौन सा? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको शामिल किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है दोस्तों, और ये 24 अप्रैल, कब? 24 अप्रैल 1993 में ये पारित हो चुके थे। इनको क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था 24 अप्रैल 1993 में। अगला प्रश्न है 38, नास्तिक स्टेट से आप क्या अभिप्राय है? से आपका क्या अभिप्राय है? एकेश्वरवादी, इब्राहिम धर्म, सभी धार्मिक, धर्म विरोधी, या प्रोटेस्टेंट बहस? तो दोस्तों नास्तिक स्टेट का मतलब होता है कि वह किसी भी धर्म में विश्वास न करे, यानी कि एक धर्म विरोधी हो, उसको कहा जाता है नास्तिक स्टेट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 39, किस पर्वत शिखर को केटू भी कहा जाता है? गॉडविन ऑस्टेन को, नंगा पर्वत, एवरेस्ट या कंचनजंगा? तो केटू, जो केटू पर्वत है इसको गॉडविन ऑस्टेन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। और यह विश्व का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसमें से सबसे पहला जो पर्वत है ये है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और गॉडविन ऑस्टेन की जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर। तो दोस्तों यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है, पर्वतीय चोटी है केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टेन भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, शुष्क मिट्टी वाली भूमि भारत के निम्नलिखित किन क्षेत्रों में कहाँ पाई जाती है? ब्रह्मपुत्र मैदान में, गंगा के मैदान में, पश्चिमी राजस्थान में, या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो जो शुष्क मिट्टी जो होती है ये भारत के पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 41, कौन सी दर उस विशिष्ट दर में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष की आयु से पूर्व मृत होने वाले बच्चों के अनुपात को इंगित करती है? शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, मृत्यु दर, या फिर जन्म दर? तो इसका सही आंसर है शिशु मृत्यु दर। यानी कि 1000 जो जीवित बच्चे होते हैं उन पर 1 वर्ष से छोटे, 1 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे होते हैं जो मृत पैदा होते हैं उनके अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 42, आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई क्या है? जूल, हेनरी, फैराडे, या फिर हर्ट्ज? तो इसका सही आंसर है जो आवृत्ति की एसआई यानी कि एसआई जो मात्रक या फिर इकाई है वो है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का राशन कार्ड भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए जारी किया जाता है? किस प्रकार का राशन कार्ड? बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड, या फिर स्वास्थ्य कार्ड? तो इसका सही आंसर है जो बीपीएल कार्ड होते हैं ये गरीब लोगों के लिए जारी किए जाते हैं। किन लोगों के लिए जारी किए जाते हैं बीपीएल कार्ड? ऑप्शन नंबर 1 जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए बीपीएल कार्ड जारी किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है, हड़प्पा सभ्यता का उदय किस नदी तट पर हुआ था? ऑप्शन देखेंगे, सिंधु नदी, गंगा, यमुना, या सतलज? तो इसका सही आंसर है जो हड़प्पा है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहला जो स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा को खोजा गया था, जिसकी वजह से इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है जो हड़प्पा है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है 45, मयूर सिंहासन जिसको तख्त ए ताउत कहते हैं किसके काल में बनवाया गया था? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, या जहांगीर? तो इसका सही आंसर है ये शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। शाहजहां के शासनकाल में ये कब बनवाया गया था? 1628 ईस्वी में बनवाया गया था मयूर सिंहासन, जिसमें कई सारे रत्न जुड़े हुए थे, रत्नों से ये जड़ित था और इसी में कोहिनूर हीरा लगाया गया था मयूर सिंहासन में, जिसको 1739 ईस्वी में, कब? 1739 ईस्वी में नादिर शाह के द्वारा ईरान ले जाया गया था इस मयूर सिंहासन को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, शाहजहां के शासनकाल में इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है 46, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सी योजना है या कौन सा कार्यक्रम है? तो देखेंगे, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वराज योजना, SGSY, या फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY है। ये क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है जो है इस कार्यक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं को के लिए ये योजना चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर 3। और ये योजना कब चलाई गई थी? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 से लेके 2001 के बीच में ये योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अगला प्रश्न है 47, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, या फिर भारत का महान्यायवादी? तो जो मंत्रिपरिषद होती है उनके प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा।
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं और ये मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होते हैं उनको सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है जिसके प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 48, स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की एक पतली परत से कोटिंग करने की विधि क्या कहलाती है? आयनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन या गैल्वेनाइजेशन। तो ये जो विधि होती है वो होती है गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। जैसे लोहे, स्टील या फिर लोहे पर क्या होता है, जंग लग जाती है, जैसे ही वो नमी के संपर्क में आती है तो उस पर जंग लग जाती है। तो उस जंग से बचने के लिए जस्ते की एक पतली परत की कोटिंग की जाती है उस पर, और इस विधि को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 49, डेमोक्रेसी शब्द से लिया गया है, किस से लिया गया है ये शब्द? अंग्रेजी शब्द से, ग्रीक शब्द, लैटिन शब्द या फ्रेंच शब्द? तो इसका सही आंसर है ये एक ग्रीक शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो डेमो और एक है क्रेटस। क्या नाम है? क्रेटस। ये दो शब्दों से मिलकर बना है और ये ग्रीक शब्द है। डेमो का मतलब होता है जनता और क्रेटस का मतलब होता है शासन करना, यानी कि जनता का शासन। ठीक है दोस्तों, तो डेमो और क्रेटस से मिलकर बना है और ये ग्रीक शब्द हैं। अगला प्रश्न है 50, विद्युत दबाव में अंतर होने पर ही चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह पर किस प्रकार का अंतर